नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल नॉलेज या मोर में। और हम लोग अब डिस्कस करने जा रहे हैं फरवरी मंथ का करंट अफेयर्स, जिसमें हम वर्ल्ड अफेयर्स की बातें करेंगे, वर्ल्ड न्यूज़ की बात करेंगे। उसके बाद हम लोग इंडिया न्यूज़ की बात करेंगे। पूरे मंथ का हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। फरवरी का तो डिस्कस अभी कर ही रहे हैं। इसके बाद हम लोग जनवरी और मार्च और उससे पहले मंथ्स के और अप्रैल के भी हम लोग करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। सोलली ये बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रही है आने वाले मंथ्स में, जिसमें मई में एग्ज़ाम है 7 मई को, तो उसको ध्यान में रख के, प्रीलिम्स को ध्यान में रख के ही ये सीरीज़ मैं लेकर आया हूँ। आप लोगों से डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। तो अभी रशिया यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है और उसी से रिलेटेड ये पहला हमारा डिस्कशन है कि रूस ने यूक्रेन के विद्रोही क्षेत्रों को स्वतंत्र रूप से मान्यता दे दी थी। चर्चा में क्यों है? क्योंकि रूस ने जो है यूक्रेन पर हमले की आशंका से उत्पन्न तनाव को समाप्त करने के लिए पश्चिमी देशों की ओर से जो आह्वान किया गया था, ठीक है, पूरा दबाव बनाया गया था राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऊपर। उसके बावजूद भी उन्होंने यूक्रेन के जो क्षेत्र हैं डोनेट्स्क और लुहांस्क, उनको जो है स्वतंत्र घोषित कर दिया है। ये याद रखिएगा, ठीक है, इन दोनों के नाम याद रखेंगे आप। डोनेट्स्क और लुहांस्क को स्वतंत्र क्षेत्र घोषित कर दिया है। उसके अलावा इन्होंने क्या किया है कि इन दोनों जो जगह पे विद्रोही संगठन है उनको सैन्य सहायता प्रदान करने का मार्ग जो है प्रशस्त किया है। इससे पश्चिमी देश को लग रहा है कि उनको सीधी चुनौती मिल रही है, ठीक है, और उन्होंने आशंका भी जता दिया था उस समय कि रूस जो है यूक्रेन के ऊपर हमला कर सकता है, ठीक है। तो जो पुतिन है, राष्ट्रपति पुतिन है रशिया के, उन्होंने नाटो को जो है दोषी ठहराया है इस दूरगामी परिणाम के लिए, युद्ध होगा उसके लिए, ठीक है। ये पूर्व रिकॉर्डेड भाषण में उन्होंने अपने निर्णय को सही ठहराया है। और अमेरिका के नेतृत्व वाले गठबंधन वाले रूस के लिए एक संभावित खतरा उत्पन्न होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। श्री पुतिन की घोषणा ने मिन्स्क जो एक शहर है, वहाँ जो हस्ताक्षर हुए थे पहले 2015 में शांति समझौता हुआ था, उसको तोड़ दिया है, जिसके लिए यूक्रेन अधिकारियों को विद्रोही क्षेत्रों के एक व्यापक स्वशासन की पेशकश करने की आवश्यकता थी, जिसने मॉस्को के लिए एक प्रमुख राजनीतिक तख्ता पलट को चिन्हित किया, ठीक है। डोनबास क्षेत्र है, उसी का क्षेत्र है डोनेट्स्क और लुहांस्क। ये दोनों क्षेत्र जो है वो डोनबास क्षेत्र के अंदर आता है। यूक्रेन के मार्च 2014 से संघर्ष के केंद्र में रहा है, ठीक है। रूस ने आक्रमण किया, क्रीमिया प्रायद्वीप पर कब्जा कर लिया था। तो पहला मिन्स्क समझौता हुआ था, शांति समझौता। ये रूस समर्थित अलगाववादियों सितंबर 2014 और बेलारूसी राजधानी में हुआ था। ये 12 सूत्रीय युद्ध विराम समझौते पर हस्ताक्षर हुई थी, सहमति बनी थी उस समय। दोनों पक्षों ने के द्वारा उल्लंघन के साथ समझौता जल्दी टूट गया, ठीक है। फिर दूसरा समझौता हुआ मिन्स्क 2। रूस, यूक्रेन, यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन के प्रतिनिधियों और 2 रूसी समर्थक अलगाववादी क्षेत्रों के नेताओं के बीच हुआ था यह समझौता। फरवरी 2015 13 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था, लेकिन उसके बाद भी अभी युद्ध जैसी स्थिति बन गई है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। भारती एयरटेल SEE मतलब SEAC मी V6 अडर्सी केबल कंसोर्टियम में शामिल हुआ। चर्चा में क्यों है? भारतीय एयरटेल जो है भारत की तेज़ी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था की सेवा के लिए अपनी उच्च गति वाला वैश्विक नेटवर्क क्षमता बढ़ाने के लिए सीमी V6 से अंडरसी केबल कंसोर्टियम में शामिल हो गया है। प्रमुख बिंदु इसके क्या है वो हम लोग देख लेंगे, ठीक है। एयरटेल सीमी V6 में प्रमुख निवेशक के रूप में भाग ले रहा है। केबल सिस्टम में समग्र निवेश 20% लगा रहा है, जो 2025 में लाइव हो जाएगा। तो इसके बारे में और जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। एयरटेल ने मुख्य सीमी V6 सिस्टम पर एक फाइबर पेयर का अधिग्रहण किया है और केबल सिस्टम के हिस्से के रूप में सिंगापुर, चेन्नई, मुंबई के बीच 4 फाइबर पेयर का सह निर्माण करेगा। एयरटेल भारत में सीमी V6 केबल सिस्टम को मुंबई और चेन्नई में नए लैंडिंग स्टेशनों पर उतारेगी।
CME-V6 क्या है, ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं। CME-V6 जो है वो दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व पश्चिम यूरोप 6 या SMW6 भी इसको कहा जाता है, सिंगापुर और फ्रांस मार्शेले के बीच एक 19,200 किलोमीटर पनडुब्बी केबल प्रणाली है जो स्तरीय केबलों के माध्यम से मिस्र को पार करती है। SMW6 केबल सिस्टम में 10 फाइबर पेयर्स होते हैं जिसमें 12.6 TBps प्रति फाइबर पेयर और 126 TBps सिस्टम क्षमता होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले डिस्कशन की ओर। अफगानिस्तान मानवीय संकट क्या है, चर्चा में क्यों रहा है? हाल ही में विश्व बैंक ने देश में बिगड़ते मानवीय और आर्थिक संकटों को कम करने के प्रयास में शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और पारिवारिक कार्यक्रमों के लिए अफगानिस्तान फंड में जमा $1 बिलियन का उपयोग करने की योजना को मंजूरी दी है। तो ये याद रखिएगा, अफगानिस्तान फंड में $1 बिलियन जो है उसको उपयोग करने को मान्यता दे दी है, किसने? विश्व बैंक ने। इससे पहले अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता भारत में आयोजित की गई थी। कोई पूछेगा कि दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता कहाँ आयोजित की गई थी, तो भारत में आयोजित की गई थी, ठीक है। चलिए प्रमुख बिंदु देख लेते हैं हम लोग, क्या है अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति क्या है वो जान लेते हैं। अफगानिस्तान दशकों से अस्थिर और असुरक्षित रहा है, लेकिन अगस्त 2021 में तालिबान के सत्ता में आने के कारण पूरे क्षेत्र में एक नाजुक स्थिति बनी हुई है। युद्ध से तबाह देश एक अभूतपूर्व मानवीय संकट का सामना कर रहा है जो कई विशेषज्ञों के अनुसार एक और हिंसक संघर्ष में बदल सकता है। तालिबान जो कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता एवं वित्तीय सहायता हासिल करना चाहता है, हिंसक तरीके अपनाने की तुलना में राजनयिक दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है, लेकिन यह शांति लंबे समय तक बनी नहीं रह सकती, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है, ठीक है। यदि अफगानिस्तान में मानवीय संकट बढ़ता है तो तालिबान भी स्थिति का प्रबंधन करने में यानी मैनेजमेंट करने में सक्षम नहीं होगा, जैसा कि हिंसक इस्लामिक स्टेट IS के मामले में देखने को मिला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैश्विक परिणाम क्या हो सकते हैं अगर अफगानिस्तान में इस तरह की हिंसक उत्पात मचे तो, ठीक है। अफगानिस्तान में मौजूदा स्थिति 1990 के दशक के अंत में भू राजनीतिक परिदृश्य के समान है, ठीक है। उस समय भी जो है वर्ष 1996 में तालिबान जो है सत्ता में आ गया था, उसने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय नए प्रतिमान के संभावित परिणामों को पूरी तरह से समझ नहीं पाया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन पे आगे बढ़ते हैं। नेपाल भारत के UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है, यानी कोई भी विदेश जो है वो भारत की UPI यानी कि भुगतान इंटरफेस जो है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। तो नेपाल भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI प्रणाली को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। याद रखिएगा, प्रमुख बिंदु है UPI नेपाल के डिजिटल भुगतान ढांचे के आधुनिकीकरण में मदद करेगा और नेपाल के नागरिकों को डिजिटल भुगतान सुविधा प्रदान करेगा। NPCI क्या है? NPCI जो है वही जो भी पेमेंट मैनेजमेंट होते हैं, ठीक है, UPI के द्वारा उसको मैनेज करने वाली संस्था है, ठीक है। तो NPCI की अंतर्राष्ट्रीय शाखा NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड NIPL ने नेपाल में सेवाएं प्रदान करने के लिए गेटवे पेमेंट सर्विस GPS और मनम इन्फोटेक के साथ हाथ मिलाया है, ठीक है। तो UPI क्या है? UPI के बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं कि एकीकृत भुगतान इंटरफेस जो है UPI भारतीय भुगतान निगम NPCI द्वारा विकसित, ठीक है, एक तो डेवलपमेंट भी है, एक तत्काल रियल टाइम भुगतान प्रणाली है, ठीक है, जो इंटर बैंक पीयर टू पीयर मतलब समकक्ष, इंटर बैंक मतलब एक बैंक के बीच, दो बैंकों के बीच, ठीक है, और व्यक्ति से व्यापारी यानी कि पर्सन टू मर्चेंट लेन देन की सुविधा प्रदान करती है। NPCI सभी डिजिटल भुगतानों के लिए एक अम्ब्रेला संगठन है, ठीक है। इंटरफेस जो है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नियंत्रित रेगुलेट की जाती है और एक मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो बैंक खातों के बीच फंड को तुरंत स्थानांतरित यानी ट्रांसफ़र कर देती है, ठीक है। चलिए UPI हम सभी यूज़ करते हैं, हमें पता है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं डिस्कशन में।
भारत यूएई यानी यूनाइटेड अरब अमीरात वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ है। चर्चा में क्यों रहा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस एवं यूएई के सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान 18 फरवरी 2022 को एक वर्चुअल शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो प्रमुख बिंदु क्या रहे हैं इसके, वो देख लेते हैं। दोनों राजनेताओं द्वारा ऐसे समय में दोनों देशों के बीच ऐतिहासिक एवं मैत्रीपूर्ण संबंधों के बारे में अपना विजन प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है। जब भारत अपनी आज़ादी के 75वें वर्ष को मना रहा है आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में, और संयुक्त अरब अमीरात अपनी 50वीं वर्षगांठ मना रहा है स्थापना की, तब ये वर्चुअल समिट आयोजित किया गया। प्रधानमंत्री ने वर्ष 2015 और 18 और 19 में यूएई का दौरा किया था, जबकि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस जो है उन्होंने 2016-17 में भारत का दौरा किया था। द्विपक्षीय संबंधों में एक प्रमुख पहल व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA है। CEPA के लिए वार्ताएं सितंबर 2021 से शुरू की गई थी। ठीक है, पूरी हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट है कि संयुक्त अरब अमीरात भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है। याद रखिएगा, तीसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार है अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात में रहने वाले भारतीयों की संख्या जो है वो 35 लाख है। ये दो फैक्ट याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है यूपीएससी। चलिए, WHO ने क्विट टोबैको ऐप यानी जो है तंबाकू के लत से छुटकारा पाने के लिए एक ऐप लॉन्च किया है। चर्चा में क्यों है? विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने क्विट टोबैको यानी किसने? WHO ने क्विट टोबैको ऐप, तंबाकू छोड़ो ऐप लॉन्च किया है, जो लोगों को सिगरेट की लत छुड़ाने और अन्य नए उत्पादों सहित सभी रूपों में तंबाकू को छोड़ने में मदद करता है। WHO के साल भर चलने वाले कमिट टू क्विट अभियान के दौरान लॉन्च किया गया WHO क्विट टोबैको ऐप 2022 में लॉन्च किया गया है। WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्र द्वारा नवीनतम तंबाकू नियंत्रण पहल है। ठीक है, इसके प्रमुख बिंदु क्या है? ये की पॉइंट्स अब याद रख लीजिएगा कि उनका एक मूवमेंट है, ठीक है, कमिट टू क्विट, और उसी के दौरान जो है ये लॉन्च किया गया है WHO द्वारा, जिसका नाम है क्विट टोबैको ऐप। ठीक है, चलिए प्रमुख बिंदु देख लेते हैं, उसके बाद नोट देख लेते हैं। तो प्रमुख बिंदु है तंबाकू दुनिया में रोके जा सकने वाली मौतों का प्रमुख कारण है। रोके जा सकने या हो सकने वाले, ठीक है, जो दुनिया में प्रमुख मौत हो रहे हैं उसमें से तंबाकू भी एक कारण है। और हर साल लगभग जो है 8 मिलियन लोग की मौत हो जाती है तंबाकू के कारण। ठीक है, ये WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में 1.6 मिलियन लोगों के जीवन का दावा करता है, जो तंबाकू उत्पादों के सबसे बड़े उत्पादकों और उपभोक्ताओं के रूप में से एक है। तंबाकू का उपयोग गैर संचारी रोगों NCD के लिए एक प्रमुख जोखिम कारक है, जिसमें कैंसर, हृदय रोग, फेफड़े के पुराने रोग और डायबिटीज़ भी शामिल हैं। ठीक है, नोट जो है वो थोड़ा ध्यान से देखिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस जो है वो 31 मई को मनाया जाता है दुनिया भर में। भारत सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वर्ष 2007-8 में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम जो है शुरू किया था। भारत तंबाकू उत्पादों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों हैं। ये याद रखिएगा, ये फैक्ट्स हैं, ये पूछ सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। लासा बुखार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। चर्चा में क्यों रहा कि हाल ही में यूनाइटेड किंगडम जो है लंदन, आप समझ ही सकते हैं, और यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो है आयरलैंड और लंदन जो है अपना वो, और एक देश जो है, मतलब कुछ देश मिला के, कुछ टापूज मिला के जो है यूनाइटेड किंगडम बनते हैं, तो वो देख लेंगे आप मैप के अंदर। ठीक, लासा बुखार से पीड़ित 3 व्यक्तियों में से एक की मृत्यु हो गई है। लासा बुखार के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। लासा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार 1969 में लासा नाइजीरिया में खोजा गया। ठीक है, ये थोड़ा याद रखेंगे, जिसे रोग नियंत्रण और प्रदूषण केंद्र CDC ने नोटिस किया था।
बुखार चूहों द्वारा फैलता है और मुख्य रूप से सियरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित सभी अफ्रीकी देश हैं, पश्चिमी अफ्रीकी देश में पाया जाता है, जहाँ यह स्थानिक है। एक व्यक्ति संक्रमित हो सकता है यदि वे किसी संक्रमित चूहे का मूत्र या मल से दूषित भोजन, ठीक है, का अगर सेवन कर ली, घरेलू सामान के संपर्क में आ जाता है तो उसको लासा बुखार हो सकता है। लक्षण आमतौर पर एक्सपोजर के 1-2-3 यानी 1 से 3 सप्ताह के बाद दिखाई देता है। हल्के लक्षणों में हल्का बुखार, थकान, कमजोरी और सिर दर्द शामिल है। अधिक गंभीर लक्षणों में रक्तस्राव भी हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, सांस लेने में कठिनाई होगी, उल्टी होंगे, चेहरे की सूजन बढ़ जाएगी या चेहरे पर सूजन हो जाएंगे, छाती, पीठ और पेट में जो है दर्द और झटका दोनों लगेगा, ठीक है। ऐसा होता है लासा बुखार। तो जो है घर में भी आप लोग इन सब चीज़ों पर ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। भारत में संग्रहालयों की पूर्ण कल्पना पर हल्का वैश्विक शिखर सम्मेलन, पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ है और चर्चा में क्यों है? केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन और उत्तर पूर्वी क्षेत्र मंत्री जी किशन रेड्डी भारत में संग्रहालयों के पुनः या पूर्ण कल्पना पर हैदराबाद में अपनी तरह के पहले 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया है। इन्होंने 15 से 16 फरवरी 2022 को वर्चुअल रूप से हो रहे इस सम्मेलन में भारत, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, सिंगापुर, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि किन लोगों ने किन देशों में भाग लिया था। संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देशों के प्रतिभागी ने भाग लिया था, ठीक है। इस सम्मेलन में शुभारंभ कार्यक्रम में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम के प्रेसिडेंट अल्बर्टो गैरलिंडिनी ने भी भाग लिया है और संबोधन दिया, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं। प्रमुख बिंदु हैं इसके कि वैश्विक सम्मेलन भारत और दुनिया भर के संग्रहालयों के विकास और प्रबंधन के क्षेत्र में अग्रणी लोगों के क्षेत्र, विशेषज्ञों और व्यवसायों के साथ एक साथ लाता है ताकि सर्वोत्तम प्रक्रियाओं और रणनीतियों पर चर्चा की जा सके, ठीक है। नोट जो है थोड़ा गौर से हम लोग देखेंगे, ठीक। आज भारत के 1000 से ज़्यादा संग्रहालय न सिर्फ सांस्कृतिक विरासत, प्रदर्शन और संरक्षण के साधन है, बल्कि भावी पीढ़ी यानी आने वाली पीढ़ी को शिक्षित भी कर रहे हैं। भारत सरकार स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को मान्यता देने के लिए 10 संग्रहालय यानी म्यूजियम का विकास कर रही है और वस्त्र एवं शिल्प म्यूजियम, रक्षा संग्रहालय और रेलवे संग्रहालय जैसे विशेष संग्रहालयों को समर्थन भी जारी रखा है। 2014 से अभी तक संस्कृति मंत्रालय ने देश भर में 110 संग्रहालयों को वित्त पोषण किया है और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के क्रम में 18 विज्ञान संग्रहालय भी विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा मंत्रालय के तहत काम करने वाला भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण देश भर में 52 संग्रहालयों का संचालन भी करता है, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लें और जो है रिवाइज कर लें आप, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कंधार में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है WFP को गेहूं सौंपने के लिए भारत ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। कंधार जो है अफगानिस्तान का एक क्षेत्र है, ठीक है, और वहीं जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को भारत जो है गेहूं भेज रहा है। क्यों है चर्चा में? भारत ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ 50,000 मीट्रिक टन गेहूं के वितरण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जो मानवीय सहायता के हिस्से के रूप में अफगानिस्तान भेजने के लिए प्रतिबद्ध है, ठीक है। प्रमुख बिंदु है गेहूं को पाकिस्तान के रास्ते अफगान सीमा पर ले जाया जाएगा और फरवरी 2022 से कंधार में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम अधिकारियों को सौंप दिया जाएगा। ईरान ने चाबहार बंदरगाह के माध्यम से और फिर जाहेदान के माध्यम से अफगानिस्तान की सीमा पर कुछ गेहूं की सुविधा देने की पेशकश की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट, इससे पूर्व अफगानिस्तान पर दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता आयोजित की गई थी। बैठक में अफगान लोगों को तत्काल मानवीय सहायता प्रदान करने का आह्वान किया गया था। चलिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि वो क्या है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम संयुक्त राष्ट्र
की खाद्य सहायता शाखा है। इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1961 को हुई थी। ये मुख्यालय है इटली की राजधानी रोम में। विश्व खाद्य कार्यक्रम को 2020 में नोबेल पुरस्कार मिला था और इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन भी आया था बीपीएससी में, तो थोड़ा आप इन सब चीज़ों पे गौर कीजिए, ठीक है। प्रमुख रिपोर्ट है खाद्य संकट पर विश्व रिपोर्ट इन्होंने जारी किया था, ठीक है। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में भारत का कदम क्या क्या रहा है वो देख लेते हैं, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ठीक है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड, ये सारे जो पहल है अभियान है वो भारत के द्वारा चलाए गए हैं अपने देश के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथी जापान ऑस्ट्रेलिया भारत अमेरिका इन क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक हुई। चर्चा में इसलिए है क्योंकि चौथी बैठक थी ये विदेश मंत्रियों की बैठक थी, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुई, ठीक है। मेलबर्न में विदेश मंत्री एस जयशंकर, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, जापानी विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी और ऑस्ट्रेलिया की मारिस पायर ने वार्ता की। प्रमुख बिंदु इसके बीच क्या है? यूक्रेन को लेकर रूस और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन यानी नाटो देशों के बीच बढ़ते तनाव, अफगान संकट और भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन के अतिक्रमण पर बढ़ती चिंताओं के बीच बैठक आयोजित की गई थी। उन्होंने 2022 की पहली छमाही में टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री किशिदा द्वारा आयोजित किए जाने वाले प्रधानमंत्री मोदी, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मॉरिसन सहित एक क्वाड शिखर सम्मेलन की योजना की घोषणा की थी। नोट थोड़ा हम लोग गौर से पढ़ते हैं। अक्टूबर 2020 में टोक्यो में उनकी बैठक, सितंबर 2019 में न्यूयॉर्क में उद्घाटन बैठक के बाद क्वाड विदेश मंत्रियों की तीसरी व्यक्तिगत बैठक थी। मंत्रियों ने आखिरी बार वर्चुअल रूप से फरवरी 2021 में बातचीत की थी। मार्च 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने वर्चुअल प्रारूप में क्वाड लीडर्स के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी, ठीक है। पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी जो बिडेन ने की थी, ठीक। वाशिंगटन में हुआ था, एक व्यक्तिगत शिखर सम्मेलन हुआ है, ठीक है। क्वाड वैक्सीन के उत्पादन, कनेक्टिविटी परियोजनाओं, छात्रों की गतिशीलता सुविधाजनक बनाने और स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी सहयोग को बढ़ावा देने जैसे क्षेत्रों में सहयोग पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। EIEU की डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 भारत 46वें स्थान पर है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है जिसके अनुसार भारत जो है 2021 की जो ये रिपोर्ट है इसमें डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में 46वें स्थान पर है, ठीक है। 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे जो है वो सबसे आगे है डेमोक्रेसी इंडेक्स के मामले में। प्रमुख बिंदु है भारत ने 6.91 अंक हासिल किए हैं और उसको 46वां स्थान मिला है इस रिपोर्ट के अंदर। चलिए, शीर्ष 3 देशों में है नॉर्वे, न्यूजीलैंड, फिनलैंड। ये तीनों देश जो हैं ये न्यूजीलैंड तो ऑस्ट्रेलियाई महाद्वीप में आता है, बट फिनलैंड, नॉर्वे जो है यूरोपियन महाद्वीप में आता है, यूरोपीय, और ये जो है स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर भी आता है, ठीक। सूचकांक में अफगानिस्तान जो है वो सबसे निचले स्थान पे है। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट सर्वेक्षण शामिल में 167 देश थे। 21 देशों को पूर्ण लोकतांत्रिक श्रेणी में रखा गया, जबकि 53 देश जो है वो त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र देशों में शामिल हैं। 34 देशों को हाइब्रिड लोकतंत्र में गिना गया है। 59 जो है वो सत्तावादी सरकारें हैं 59 देशों की। इंडेक्स के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, क्या है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस इंडेक्स, ठीक है। डेमोक्रेसी इंडेक्स यूके स्थित है। इसका हेडक्वार्टर जो है यूके में है, यूनाइटेड किंगडम में। निजी कंपनी इकोनॉमिक ग्रुप के अनुसंधान प्रभाग इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा संकलित एवं सूचकांक है, जो साप्ताहिक समाचार पत्र
इकोनॉमिस्ट में प्रकाशित होता है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने 2021 में 165 स्वतंत्र देशों और 2 क्षेत्रों को लोकतंत्र की स्थिति पर अपनी रिपोर्ट जारी की थी। लोकतंत्र सूचकांक 60 संकेतकों पर आधारित है, जिन्हें 5 श्रेणियों में बांटा गया है: चुनावी प्रक्रिया, बहुलवाद, नागरिक स्वतंत्रता, सरकार का कामकाज, राजनीतिक भागीदारी और राजनीतिक संस्कृति। रिपोर्ट को आगे एक पूर्ण लोकतंत्र, त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र, हाइब्रिड शासन और सत्तावादी में विभाजन किया गया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है भारत के निरंतर उत्थान और क्षेत्रीय नेतृत्व का समर्थन करने के लिए अमेरिका ने हिंद प्रशांत रणनीति की घोषणा की। चर्चा में क्यों है? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, यानी कहीं कहीं बाइडेन लिखा होता है, कहीं बिडेन लिखा होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो जो बाइडेन के प्रशासन ने बहुप्रतीक्षित हिंद प्रशांत राजनीति जारी की है। दस्तावेज क्षेत्र में चीन की हठधर्मिता, महामारी तथा जलवायु परिवर्तन सहित क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए सामूहिक क्षमता निर्माण पर ध्यान दिया गया है। हिंद प्रशांत रणनीति रिपोर्ट ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान यानी क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों के साथ मिनिस्ट्रियल यानी क्वाड मिनिस्ट्रियल के हिस्से के रूप में जारी की गई है। इसके प्रमुख बिंदु क्या है वो देख लेते हैं। राजनीति में कहा गया है कि अमेरिका भारत के उत्थान और क्षेत्रीय नेतृत्व को समर्थन देना तथा विभिन्न मुद्दों पर भारत के साथ परस्पर ढंग से और अन्य समूहों के जरिए सहयोग करना जारी रखेगा। इसमें भारत को क्वाड समूह में एक जैसी सोच वाले साझेदार तथा संवाहक व्यक्ति के रूप में उल्लेखित किया गया। इनमें चीन से उत्पन्न चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करना, अमेरिका संबंधों को आगे बढ़ाना, भारत के साथ एक प्रमुख रक्षा भागीदारी और क्षेत्र में सुरक्षा प्रदाता के रूप में इसकी भूमिका का समर्थन करना शामिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि वन ओशन समिट 2022 हुआ है। ठीक है, चर्चा में क्यों रहा है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी 2022 को वन ओशन समिट के उच्च स्तरीय स्तर को संबोधित करेंगे, मतलब कर चुके हैं। इस शिखर सम्मेलन के उच्च स्तरीय स्तर को जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, दक्षिण कोरिया, जापान, कनाडा सहित कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष व शासन अध्यक्ष भी संबोधित करेंगे। उनमें से एक हमारे मोदी जी भी थे। प्रमुख बिंदु क्या है इसमें? वन ओशन समिट का आयोजन फ्रांस द्वारा संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के ब्रेस्ट में 9 से 11 फरवरी के दौरान किया जा रहा है। ठीक है, ये याद रखिएगा। इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को स्वतंत्र, स्वस्थ एवं समावेशी समुद्री इकोसिस्टम के संरक्षण और समर्थन की दिशा में ठोस कार्रवाई करने के लिए प्रेरित करना है। इस अवसर पर समुद्री पारिस्थितिक तंत्र संरक्षण और सतत मत्स्य पालन के पक्ष में कई महत्वपूर्ण पहल शुरू की जाएगी। इसका उद्देश्य प्रदूषण से लड़ना, विशेष रूप से प्लास्टिक से, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को जवाब देना, साथ ही साथ महासागरों के बेहतर शासन की वकालत करना है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा वन ओशन समिट को। ठीक, भारत श्रीलंका को एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करेगा। भारत जो है श्रीलंका को एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करेगा। चर्चा में क्यों रहा? भारत श्रीलंका को ये फ्रेमवर्क जो दे रहा है वो आधार कार्ड पर आधारित है। आधार कार्ड पर, जैसे आधार कार्ड अपने यहाँ चलता है भारत में, वैसे ही वहाँ भी एक पहचान फ्रेमवर्क, डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क अब लागू होगा। ठीक है, जिसके लिए अनुदान प्रदान कर रहा है भारत। इसमें प्रमुख बिंदु क्या है? श्रीलंका सरकार ने देश में एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क कार्यान्वयन तेजी से लाने का निर्णय लिया है। यह परियोजना 2022 की शुरुआत में श्रीलंका को अपने डॉलर की कमी से निपटने की मदद के लिए और कमी के कारण भोजन, दवाएं, ईंधन आयात करने में मदद करने के लिए भारत से श्रीलंका को 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वास्तविक आर्थिक सहायता के बीच आती है। ठीक है, और एकात्मक डिजिटल फ्रेमवर्क क्या है वो देख लेते हैं हम लोग। ठीक,
व्यक्तिगत पहचान सत्यापन कार्यक्रम एक डिजिटल उपकरण है जो साइबर स्पेस में व्यक्तियों की पहचान का प्रतिनिधित्व कर सकता है और व्यक्तिगत पहचान को दो उपकरणों के संयोजन से डिजिटल और भौतिक वातावरण में सटीक रूप से सत्यापित किया जा सकता है। नोट हम पढ़ लेंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे इसको कि 2019 में श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे हैं। उन्होंने और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय वार्ता के बाद भारत सरकार ने पहले एकात्मक डिजिटल पहचान फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए अनुदान प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की थी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट डिस्कशन की ओर। सेल्सफोर्स ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 भारत डिजिटल स्किल रेडीनेस में सबसे आगे। चर्चा में क्यों रहा? ग्राहक संबंध प्रबंधन CRM में अग्रणी कंपनी सेल्सफोर्स ने कहा कि ग्लोबल डिजिटल स्किल्स इंडेक्स 2022 के अनुसार भारत डिजिटल कौशल की तैयारी में अग्रणी है। इसका सर्वेक्षण किए गए 19 देशों में सर्वोच्च तत्परता स्कोर है। ठीक है, प्रमुख बिंदु है कि भारत में 100 में से 63 उच्चतम डिजिटल तैयारी स्कोर था। औसत वैश्विक तैयारी स्कोर जो था वो 100 में से 33 था। ठीक है, सेल्सफोर्स के अनुसार भारत में 72% उत्तरदाताओं का कहना है कि वे बहुत सक्रिय रूप से डिजिटल कौशल सीख रहे हैं। भारत में 66% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे डिजिटल कौशल सीखने के लिए संसाधनों से लैस महसूस कर रहे हैं। ठीक, चलिए ग्लोबल डिजिटल स्किल इंडेक्स 2022 क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। यह सूचकांक 19 देशों में 23,500 से अधिक श्रमिकों के सर्वेक्षण पर आधारित था। ठीक है, यह सूचकांक आज और अगले 5 वर्षों में व्यवसायों यानी बिजनेसेस के लिए आवश्यक प्रमुख डिजिटल कौशल हासिल करने के लिए वैश्विक कर्मचारियों की भावनाओं और तत्परता को मापता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बारे में बात कर लेते हैं। CPEC होता है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, इसका दूसरा चरण है। इसमें क्या है वो हम देख लेते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने 60 बिलियन अमेरिकी डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के दूसरे चरण की शुरुआत करने के लिए चीन के साथ एक नए समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के बारे में हम लोग जान लेते हैं। CPEC चीन के उत्तर पश्चिमी शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र और पाकिस्तान के पश्चिमी प्रांत बलूचिस्तान में ग्वादर बंदरगाह को जोड़ने वाली बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को 3000 किलोमीटर लंबा मार्ग है। CPEC बेल्ट रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है जो चीन द्वारा चलाया गया है। 2013 में शुरू किए गए बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो है उसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों से जोड़ना है। ठीक है, चलिए CPEC पे भारत का क्या रुख है वो भी देख लेते हैं हम लोग कि CPEC को लेकर भारत ने चीन के समक्ष विरोध जताया है क्योंकि पाकिस्तान का जो कब्जा वाला क्षेत्र है POK पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसको हम लोग कहते हैं उसके तहत आता है, इसलिए भारत ने इस पर आपत्ति जताई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ। आसियान जो है एक संगठन है आपको पता है, और जो है उसके साथ भारत का उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ है। चर्चा में क्यों रहा है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 7 से 8 फरवरी 2022 को नवीकरणीय ऊर्जा आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन की शुरुआत की गई। इसके प्रमुख बिंदु हैं। भारत का विषय रहा है एकीकृत, ये विषय याद रखेगा, एकीकृत नवीकरणीय बाजार के लिए अनुभव और नवाचार। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे पूछ सकता है कि भारत और आसियान के बीच जो उच्च स्तरीय सम्मेलन हुआ है नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर उसका विषय क्या था। ठीक है, मंत्री स्तरीय स्तर को आसियान के सदस्य देशों के विद्युत मंत्रियों और उनके वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने संबोधन किया। ठीक है, सम्मेलन के बारे में और जान लेते हैं।
इस आसियान भारत उच्च स्तरीय सम्मेलन में 5 तकनीकी स्तरों का आयोजन किया जाएगा, जो भारत और आसियान के विशेषज्ञों की आपसी हित वाले विषयों पर समकक्ष विचार विमर्श की सुविधा प्रदान करेंगे। तो आसियान के बारे में जान लेते हैं। आसियान के 10 सदस्य देश हैं, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, नई वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया हैं। ठीक है, इसका मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। ठीक, याद रखिएगा ये चीज़। इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई दुनिया की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट द जेट लॉन्च करेगा। द जेट दुनिया की पहली स्वच्छ ऊर्जा हाइड्रोजन से चलने वाली फ्लाइंग बोट है, जो दुबई में लॉन्च होगी। प्रमुख बिंदु क्या है? स्विस स्टार्टअप द जेट जीरो मिशन ने द जेट के निर्माण और संचालन के लिए, इसका जो स्टार्टअप जो है द जेट जीरो मिशन, इसको याद रखिएगा। ठीक है, के लिए संयुक्त अरब अमीरात स्थित जेनिथ मरीन सर्विसेज और यूएस आधारित DWYN के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किया। द जेट में अत्याधुनिक विशेषताएं और टेक्नोलॉजी हैं, जो इसे 40 समुद्री मील की परिभ्रमण गति से पानी के ऊपर बिना शोर के उड़ने में सक्षम बनाती है। नाव 2 ईंधन कोशिकाओं और एक एयर कंडीशनर के साथ साथ अन्य स्वच्छ तकनीक, पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजीज से सुसज्जित है, जो कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करती है। नवंबर 2023 में आयोजित होने वाली COP28 जो UAE में होगी, तैयारी की बैठक के दौरान उद्घाटन उड़ान के लिए नाव की तकनीक दुबई में वितरित की जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दुबई ने दुबई स्वच्छ ऊर्जा रणनीति 2050 की शुरुआत की, जिसके आधार पर इसका लक्ष्य 2050 तक अपना ऊर्जा आवश्यकताओं को 75% तक स्वच्छ स्रोतों से उत्पादन करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये दुबई का अच्छा पहल है। सऊदी अरब ने पहली बार योग उत्सव का आयोजन किया, चर्चा में क्यों है? सऊदी अरब ने जिद्दा के पास लासन बीच पर पहली बार योग उत्सव का आयोजन किया है। ठीक है, पहली बार। राज्य ने 1000 से अधिक योग साधक शामिल हुए। ठीक है, यह आयोजन जो है 29 जनवरी से शुरू हुआ, 1 फरवरी तक चला। ठीक है, प्रमुख बिंदु क्या है? यह कार्यक्रम सऊदी योग समिति द्वारा आयोजित किया गया, ये याद रखिएगा, जिसमें पूरे राज्य से सऊदी योग शिक्षकों की भागीदारी देखी गई। सऊदी योग समिति एक सरकारी निकाय है, जो पिछले साल 16 मई को सऊदी अरब में योग को बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब ओलंपिक समिति, खेल मंत्रालय द्वारा स्थापित एक छोटे से संघ की तरह काम करता है। नोट 2015 से हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून को 2015 से, ये याद रखिएगा। ठीक है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आसियान डिजिटल मंत्रियों की दूसरी बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी मिल गई है। चर्चा में क्यों है? हाल ही में भारत के साथ आसियान डिजिटल मंत्रियों ADGMIN की दूसरी बैठक आयोजित की गई। संचार राज्य मंत्री देवुसी चौहान और म्यांमार के यातायात एवं संचार मंत्री एडमिरल तीन आंग सान ने बैठक की सह अध्यक्षता की। मंत्रियों की बैठक में भारत आसियान डिजिटल कार्यक्रम योजना 2022 को मंजूरी दे दी गई है। प्रमुख बिंदु क्या हैं? कार्य योजना में चोरी हुए और नकली मोबाइल हैंडसेट इस्तेमाल से निपटना, देशव्यापी सार्वजनिक इंटरनेट के लिए वाईफाई नेटवर्क इंटरफेस प्रणाली बनाना, क्षमता निर्माण और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरने वाले पक्षों के बारे में जानकारी साझा करना, जैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स, 5G, उन्नत उपग्रह संचार, साइबर फोरेंसिक आदि संबंधित प्रणालियां शामिल हैं। आसियान डिजिटल मंत्री के बारे में हम लोग देख लेते हैं क्या है। आसियान डिजिटल मंत्री ADGMIN आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस के 10 देशों ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम के संचार मंत्रियों की वार्षिक बैठक का मंच है।
बैठक में संवाद साझेदार देश ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय संघ, भारत, जापान, कोरिया, गणराज्य, न्यूजीलैंड, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका भी हिस्सा लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले तो हम लोग अभी तक वर्ल्ड का जो अफेयर्स हैं, वो करंट अफेयर्स है, उसके बारे में बात कर लिया। अब नेक्स्ट जो हम लोगों की टॉपिक रहेगी वो इंडिया के करंट अफेयर्स पे हम लोग बात करेंगे। तो यहीं तक था हमारा आज का डिस्कशन। इसके बाद फिर हम लोग कल डिस्कशन करेंगे इंडिया के बारे में फरवरी मंथ से। ठीक है, चलिए तो इसी तरह बने रहिए आप मेरे साथ। हम लोग पूरा करंट अफेयर्स कवर करेंगे बीपीएससी के लिए, और भगवान ने चाहा तो बीपीएससी क्रैक करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए